गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। यानी ये जो वीडियो है ये चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी क्या हमको बताता है, यानी ऊष्मागतिकी का मीनिंग क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा उनके परिणाम स्वरूप संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी पाठ के अंदर एक तो हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे और उनका आपस में किस तरह से संबंध है इस बारे में हम जानेंगे। यही हमको ऊष्मागतिकी पाठ में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि बता दिया गया है सबसे पहले। मतलब कोई भी कहीं भी हम कुछ काम कर रहे हैं या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं, उनको परिभाषित करने के लिए सबसे पहले देखिए किस तरह से दे रखा है तंत्र। तंत्र क्या होता है, एक सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है कि तंत्र या जिसे हम सिस्टम कहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो तंत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग, ब्रह्मांड का वो स्पेशल भाग, वो स्पेशल नहीं स्पेसिफिक भाग जो अध्ययन के अंतर्गत आता है तथा जिसकी सीमाएं सुनिश्चित है, तंत्र कहलाता है। तो किसी भी चीज़ का सिस्टम हम कह सकते हैं, सिस्टम बाउंडेड होता है। यानी सिस्टम की क्या होती है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं और सिस्टम वो भाग होता है, ब्रह्मांड का वो भाग होता है जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं या जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। अब यहीं पे तंत्र तो आपने पढ़ लिया। तंत्र के बाद जो है ये देखिए कि परिवेश क्या होता है। ठीक है, तो एक तो होता है तंत्र, यानी जिस भाग को हम ब्रह्मांड के जिस भाग की हम स्टडी कर रहे हैं वो कहलाता है तंत्र, और दूसरा होता है परिवेश यानी सराउंडिंग। तो तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग जो होता है वो परिवेश कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप 11B के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 11B में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो तंत्र है वो आपकी क्लास है। 11th B या कक्षा 11B जो है आपके लिए एक तंत्र है, और उसके अलावा जो पूरा स्कूल आपके लिए एक परिवेश है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, हमारे तंत्रों के प्रकार, यानी जो अभी हमने पढ़ा सिस्टम जिसे कहते हैं उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इसमें खुला तंत्र, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, वह तंत्र जो परिवेश के साथ द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों का विनिमय करने में सक्षम होते हैं, उन्हें खुला या विवृत तंत्र कहा जाता है। देखिए, ऐसे तंत्र जहाँ पे परिवेश के साथ, ठीक है, हम तो तंत्र हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सराउंडिंग्स अपने परिवेश के साथ अपने द्रव्यमान का आदान प्रदान भी कर सकते हैं और ऊर्जा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो खुला तंत्र वो तंत्र होता है जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों की अदला बदली कर सकता है, उसे हम खुला या विवृत तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एक खुले पात्र में गर्म किया जा रहा जल। अगर आपने जो है गैस या स्टोव पे आपने पानी रख रखा है, लेकिन उसको आपने जो है ढक्कन नहीं, पानी के बर्तन के ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगा रखा है, तो पानी जितना गर्म होता जाएगा उससे क्या होगा कि एक तो भाप के रूप में पानी जो है परिवेश में चला जाएगा, और दूसरा जितनी भी वो एनर्जी यानी जितनी भी ऊष्मा वो कंज्यूम करेगा वो भी आसपास के वातावरण को गर्म कर देगा। तो यहाँ पे एक खुले बर्तन पे जब आप पानी गर्म करते हैं या कुछ और चीज़ें गर्म करते हैं, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें यानी द्रव्यमान और आपके जो
ऊर्जा होती है, दोनों का ही आदान प्रदान तंत्र द्वारा परिवेश में किया जाता है। उसके बाद आता है आपका बंद तंत्र, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम जो है वो क्या होता है। देखिए, जो तंत्र परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करने में सक्षम होते हैं, उन्हें बंद या संवृत्त तंत्र कहा जाता है। तो ऐसे तंत्र जो परिवेश के साथ सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बंद या संवृत्त तंत्र कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप इसको कैसे समझेंगे। देखिए, किसी बंद पात्र में गर्म किया जा रहा जल, अगर आपने किसी पात्र में जल गर्म कर रहे हैं, लेकिन अब आपने उसको ढक दिया है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जल गर्म होता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन है तो वो जो वाष्प हैं वो वहीं संघनित हो जाएंगी और पुनः वाष्प जो है उस ही ठंडी होके उस ही पात्र पर जाकर गिरेंगी। लेकिन जितना आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं, उस ऊष्मा के कारण जो बंद पात्र है वो क्या कर पाएगा, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो किसी बंद पात्र में जब हम जल गर्म कर रहे होते हैं या कुछ और चीज़ गर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे द्रव्यमान का आदान प्रदान तो नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन ऊर्जा को वो आसानी से दे सकते हैं, उसका जो है ट्रांसफ़र या उसको जो है बाहर निकाल ऊर्जा को आसानी से विनिमय कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे तंत्र को क्या कहा जाता है, बंद तंत्र कहा जाता है। अब ये दोनों तो आपके जो हैं क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट तंत्र कौन सा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसके अलावा जो तंत्र है, तीसरा तंत्र जो है वो है आपका एकल तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम इसे कहते हैं। दो तंत्र हमने पढ़ लिए, खुला तंत्र जिसे ओपन सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा क्लोज्ड यानी बंद तंत्र, और अब आता है एकल तंत्र। अब ये तंत्र क्या है, जो तंत्र परिवेश के साथ ना तो द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा का विनिमय करने में सक्षम होते हैं। यानी ऐसे तंत्र जो परिवेश के साथ ना अपना द्रव्यमान बांटेंगे और ना ही ऊर्जा, उनको हम क्या कहते हैं, एकल तंत्र कहते हैं या फिर विलगित तंत्र भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए, एक पूर्णतः बंद तथा रोधी थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल। आपने देखा होगा आपके पास ऐसे उनको फ्लास्क आते हैं, इस तरह के थर्मस आते हैं जिनमें क्या होता है, आप अगर चाय या पानी गर्म करके रखेंगे तो अगर आपने उसको बीच में खोला नहीं है तो कम से कम 24 घंटे तक वो 24 घंटे से कुछ तो अब तो नई नई वैरायटी के आ रहे हैं, लेकिन पहले जो भी आते थे वो भी कम से कम 24 आवर्स तक जो है पूरी तरह से उसकी गर्मी को यानी उसकी ऊर्जा को और द्रव्यमान दोनों को ही वैसा का वैसा ही थर्मस के अंदर बंद रखते हैं। तो थर्मस में जो रोधी थर्मस होते हैं, इनमें भरे गए जल या चाय जो भी भरी हुई है वो किस प्रकार का तंत्र कहलाता है, एकल तंत्र कहलाता है। और अब तो आप लोग जो हैं खाना खाने को गर्म रखने के लिए जो हॉटकेस आते हैं वो भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एकल तंत्र हैं। ना तो वो ऊर्जा का ही आदान प्रदान करते हैं और ना ही वो द्रव्यमान का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के तंत्र स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब तंत्र के कुछ गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक तंत्र के गुण निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी किसी भी तंत्र के जो गुण होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक है गहन गुण, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। देखिए, वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं।
यानी ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यानी तंत्र में कितना पदार्थ लिया गया है, पदार्थ की कितनी मात्रा ली गई है, उस पर निर्भर करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गहन गुण कहते हैं। ये कैसे? जैसे ताप, घनत्व, सांद्रण, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ये सारे के सारे ऐसे गुण हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ताप कैसे है। अगर आपने कम क्वांटिटी में कोई चीज़ ली है, आपने कम मात्रा में कोई चीज़ ली है, तो वो कम ताप पर ही क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। यानी आपने 1 कटोरी पानी लिया है तो कम ताप पे वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 कटोरी पानी ली है या 4 कटोरी पानी ली है तो उसको गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी। तो यही ये बता रहा है कि ऐसे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गहन गुण कहा जाता है। और उन गहन गुणों में कौन कौन आते हैं? ताप आता है, घनत्व आता है, सांद्रण आता है, श्यानता और पृष्ठ तनाव आते हैं। अब इसके बाद और कौन से गुण हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन कौन से गुण हैं। एक है आपका विस्तीर्ण गुण। 2 ही गुण थे, तो एक गहन गुण और दूसरा विस्तीर्ण गुण, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होते हैं? देखिए, जो गुण तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। गहन गुण तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन विस्तीर्ण गुण यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे मोलों की संख्या। अब आपने चाहे 1 कटोरी चावल लिया है, चाहे 1 किलो चावल लिया है, उसमें मोलों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? एक समान ही रहती है। दूसरा, द्रव्यमान, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जितने भी गुण अभी यहाँ लिखे हैं ये सब विस्तीर्ण गुण के अंदर आते हैं। अब 2 गुण पढ़ने के बाद, यानी गहन गुण और विस्तीर्ण गुण पढ़ने के बाद, हम जानते हैं तंत्र की अवस्था के बारे में। ठीक है, अब देखिए, एक तंत्र उस समय एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में स्थित माना जाता है। यानी कोई भी तंत्र जो है एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में तब तक फिक्स माना जाता है जबकि उसके समस्त मापनीय गुणों के मान सुनिश्चित होते हैं। या हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर किसी तंत्र के कुछ मापनीय गुण या सारे मापनीय गुण, अब वो मापनीय गुण कौन है? ये नीचे दिखा रखा है कि किसी भी तंत्र के जो समस्त मापनीय गुण हैं, अगर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा तंत्र एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में स्थित माना जाता है। ठीक है, अब वो तंत्र वो गुण कौन कौन से हैं? वो गुण हैं आपका ताप, दाब, आयतन, सांद्रण आदि। इन गुणों के नियत होने पर तंत्र को एक निश्चित ऊष्मागतिकीय अवस्था में कहा जाता है। देखिए, ये सारा नीचे लिख दिया गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है कि अगर इन गुणों में, कौन से गुणों में? ताप में, दाब में, आयतन में और सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारा तंत्र जो है वो एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब है आपका टॉपिक अवस्था परिवर्ती अथवा अवस्था फलन। ये क्या है? किसी तंत्र की एक विशिष्ट अवस्था को परिभाषित करने के लिए, यानी हमारा जो सिस्टम है उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, उसकी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसको परिभाषित करने के लिए जिन कारकों को समझना आवश्यक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहा जाता है। कोई तंत्र हमारा जो है वो किस एक विशिष्ट अवस्था में मौजूद है, किस स्पेसिफिक कंडीशन में मौजूद है, उसको निर्धारित करने के लिए जो स्पेशल कुछ कंडीशंस होती हैं या फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहा जाता है।
ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्रमों के प्रकार। हमारे पास अलग अलग तरह के प्रक्रम होते हैं, हमारे उनके वो किस किस तरह के हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जो किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करती है एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाती है। तो ऐसी प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो किसी भी सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर सकती है। मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो किसी सिस्टम की कंडीशन को, स्टेट को, अवस्था का मतलब कंडीशन या स्टेट चेंज कर सकती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाती है। अब एक ऊष्मागतिकीय तंत्र निम्न प्रकार के प्रक्रमों को प्रदर्शित करता है। अब वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं, यानी जो ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि क्या कर सकती हैं? सिस्टम के कंडीशन को, सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकती हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है, देखिए, समतापी प्रक्रम। ठीक है। अब समतापी क्या है? स्थिर ताप पर संपन्न होने वाले प्रक्रम को, स्थिर ताप पर, यानी जब टेम्परेचर आपका फिक्स है, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन, सम का मतलब होता है सेम, तापी का यानी टेम्परेचर, तो स्थिर ताप पर यानी जब एक टेम्परेचर, आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, और ऐसी प्रोसेसेस जो कि सेम टेम्परेचर पे या फिक्स टेम्परेचर पे पूरी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समतापी प्रक्रम कहा जाता है। और इस प्रक्रम के लिए ताप में परिवर्तन क्या होता है? जीरो होता है। जीरो का मतलब कि हम ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड इस पे जो है, सेकंड आपका आता है, देखिए, रुदोष्म प्रक्रम। ठीक है। अब रुदोष्म प्रक्रम क्या है? जिस प्रक्रम में तंत्र तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उस प्रक्रम को रुदोष्म प्रक्रम कहा जाता है। ऐसे प्रक्रम जहां तंत्र और परिवेश के बीच में ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, रुदोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। इसमें क्या होता है? तंत्र की ऊष्मा स्थिर रहती है और ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में, यहाँ ऊष्मा को किससे दिखा रखा है? Q से, तो ऊष्मा में परिवर्तन जो है जीरो रहता है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्रक्रम जहाँ पे तंत्र का परिवेश के साथ कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। ओके, थर्ड पे आ जाइए, समदाबी प्रक्रम। स्थिर दाब पर अगर प्रेशर आपका क्या है? स्थिर है, फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तो स्थिर दाब पर संपन्न होने वाले प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहा जाता है। और इस प्रक्रम के लिए दाब में परिवर्तन डेल्टा P इज इक्वल टू 0 होता है। तो समदाबी का मतलब होता है कि समान दाब पर होने वाला प्रक्रम, यानी सेम प्रेशर पर होने वाला प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब ये तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसका समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, आयतनिक प्रक्रम, आयतन को कहते हैं हम वॉल्यूम। तो स्थिर आयतन पर संपन्न होने वाले प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। यानी जब वॉल्यूम हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम पे जो प्रक्रम होता है वो समआयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। और इस प्रकार के प्रक्रम के लिए आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा V बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो हमने विभिन्न तंत्र के विभिन्न प्रक्रमों के बारे में आज के वीडियो में जाना। उसके अलावा हमने जो है अवस्था फलन के बारे में, टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स के बारे में जाना, और सराउंडिंग यानी आपके परिवेश और सिस्टम के बारे में, तंत्र के बारे में हमने जाना। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और इनको अच्छे से याद भी करेंगे।